हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। आज एक न्यू वीडियो जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सब्जेक्टिव तो ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्टिव। एक बात स्टार्टिंग में बताना चाहूँगा कि देखो, मैं सब्जेक्टिव ये सोचा था कि चलो एक चैप्टर से दो तीन करके बैठूंगा, बट मुझे लग रहा था कि क्या ही करना, वापस से मेहनत क्यों करना। इसीलिए मैं आज जो चीज़ दूंगा तुम्हारे सेंटअप एग्जाम में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी चीज़ करा रहे हैं वो फाइनल के लिए करा रहे हैं। सेंटअप के लिए ऑलरेडी सारी चीज़ें रेडी होते जा रहा है, जो चीज़ तुम लोग फाइनल के लिए कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस पैटर्न सब सेम रहेगा। ओके, और वीडियो बनाने में लेट हो गया क्योंकि मुझे जगह ही नहीं मिल पा रहा था कि कहाँ वीडियो बनाना है। ठीक है, तो जो लोग बिल्कुल से नए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, कि बहुत सारी चीज़ें आने वाला है। और हाँ, सबके तरफ मैं सब्जेक्टिव बताने नहीं आया हूँ कि ये है। मैं ये बताने वाला हूँ तुम्हें लिखना कैसे है, याद कैसे करना है, और कोशिश करेंगे कि साथ साथ बहुत ऐसे सब्जेक्टिव तुम्हें याद करा दे डायरेक्ट टू डायरेक्ट, ताकि ज़्यादा दिमाग लगाना ना पड़े। ठीक है, सेंटअप एग्जाम के बाद और भी जो चीज़ छूटा हुआ है उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ सब्जेक्टिव ऐड करना पड़ेगा सेंटअप एग्जाम के लेवल देख करके, अदरवाइज बोल देंगे, बता देंगे तुम्हें कमेंट्स में कि हाँ इतना कर लो, इनफ है, इतना मान लो, काफ़ी है। ठीक है, जो लोग बिल्कुल से नए हैं तो फटाफट से ऑलरेडी देख लेना, कोर्स में जाकर के बहुत सारी चीज़ें करा रखें। ऑब्जेक्टिव के लिए डिकोड सीरीज इनफ रहेगा, उसमें बहुत सारे सब्जेक्टिव भी बता देते तो तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा। ये चैनल ही काफ़ी है आप सबके लिए। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे बिना लेट किए। आज मैं वीडियोज़ डाइनिंग हॉल में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि सब जगह इधर उधर कोई रूम में सोया हुआ है, दिस दैट, तो सबको परेशान नहीं कर सकते अपने काम के लिए, है ना। तो आज मैं डाइनिंग हॉल में, पता नहीं साउंड कैसा जा रहा होगा, मुझे मालूम नहीं। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, और बहुत फेमस सा क्वेश्चन, लगभग आने वाला क्वेश्चन आ जाता है कि क्या समझते हैं आप नेशनलिज्म से? नेशनलिज्म मतलब क्या होता है? देश के प्रति प्यार। तो क्या इसको लिख दोगे, हार्ट बना दोगे, मिल जाएगा नंबर? नहीं, कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो लिखो, लिखने का बहुत बेसिक सा फंडा है। इंग्लिश मीडियम में कम लिखोगे ज़्यादा आंसर लेके आओगे, सॉरी ज़्यादा आंसर क्या, ज़्यादा नंबर लेके आओगे। कैसे? देखो, अब अगर मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताऊंगा, बाकी की चीज़ें तुम्हें बस बताऊंगा किस तरीके से क्या चीज़ें करना है। ठीक है, अगर तुम लेके चलते नेशनलिज्म, कोई भी टॉपिक पूछे, कोई भी सब्जेक्टिव पूछे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा नेशनलिज्म, तो तुम्हें क्या आंसर लिखना है, आंसर नंबर लिखना है मेंशन अच्छे से, और बीच में हेडिंग बना लेना क्या है, नेशनलिज्म। तो फिर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन लेके चलना, ब्लू से क्वेश्चन लिखोगे तो ब्लैक से आंसर लिखना। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखना, हमेशा चीज़ों को स्टार्ट करना सीरीज से स्टार्ट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल चीज़ें बता रहे तुम्हें, अगर 2 नंबर लिख रहे हो तो उसके बाद तुम डायरेक्ट 5 नंबर लिखे, फिर इधर 3 नंबर लिखो, वो चीज़ मत करना। तुम क्या करना, अगर 2 लिख रहे हो तो चीज़ों को सीरीज से करना स्टार्ट करना। मान लेते कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है, तो स्टिल तुम कोशिश करना कि हाँ 2 नंबर कर सकते हैं, 4 नंबर, फिर 5 नंबर, तो सीरीज से लिखने की कोशिश करना। उससे ज़्यादा उसको टेंशन नहीं होगा, तो उसको कम टेंशन, ज़्यादा तुमको नंबर। ये सारे ट्रिक्स हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ क्या लिखना होगा, नेशनलिज्म, है ना। यहाँ लिखेंगे हम लोग नेशनलिज्म। इस तरीके से लिखने के बाद, जैसे ब्लू से आप ऑलरेडी ब्लैक से आंसर, ठीक, आंसर नंबर 1। ठीक है, नेशनलिज्म एक टॉपिक, इस तरीके से हेडिंग लगा दिया। एग्जामिनर वो क्वेश्चन पेपर नहीं देखेगा, तुम्हारा ये टॉपिक देखेगा, हाँ ये बच्चा डिफाइन कर रहा है नेशनलिज्म। तो पहला इंप्रेशन तुम्हारा ये होना चाहिए, ठीक है, कॉपी में। और ये चीज़ कब होगा, हैबिट कब होगा, आप क्या सेमेस्टर बोल रहा हूँ यार, मेरा सेमेस्टर दे के सेंटअप एग्जाम जब आप लोग का होगा, उसमें जाकर के ये चीज़ अप्लाई करना, कितना टाइम लगता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेंटअप एग्जाम में नंबर बताएगा नहीं, पर तुम अप्लाई करना किस तरीके से, तुमको ये सारी चीज़ें मिस्टेक नहीं करना फाइनल एग्जाम में, उसको बचने के लिए सेंटअप एग्जाम दो। ठीक है, डिफाइन नेशनलिज्म। अगर नेशनलिज्म की बात करें तो नेशनलिज्म में क्या है, एक स्ट्रांग बिलीफ है। तो ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं, मैं एक वीडियो में बस एक क्वेश्चन में टाइम लूँगा, बाद बाकी बता दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्ट्रांग बिलीफ, ये क्या एक तरीके का इंपॉर्टेंट हाई कीवर्ड है, एक स्ट्रांग बिलीफ है। नेशनलिज्म जो है देश के प्रति क्या है, एक स्ट्रांग बिलीफ होता है, जिसमें शेयर करता है क्या, पीपल जो है कॉमन कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज और आइडेंटिटी शुड बी यूनाइटेड एज वन नेशन टू वर्क टुगेदर टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्री, इट्स सेंस प्राइड, लॉयल्टी टुवर्ड वन नेशन। नेशनलिज्म एक क्या होता है, बेसिकली स्ट्रांग बिलीफ होता है। क्या होता है, स्ट्रांग बिलीफ। तो इसको क्या हो गया, ये तुम्हारा हाईलाइटेड कीवर्ड्स हो गया। तो पहला बात तुम याद रखोगे, क्या नेशनलिज्म क्या होता है, स्ट्रांग बिलीफ होता है। तो समझ में आ गया, एक लाइन बन गया। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग का कॉमन कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज, आइडेंटिटी हम लोग बेसिकली शेयर करते हैं एक नेशन को बनाने के लिए, एक यूनाइट नेशन को बनाने के लिए। और साथ में क्या करते हैं, मिल करके काम करते हैं, है ना।
और प्रमोट करते हैं अपना इंटरेस्ट किसके प्रति, देश के प्रति, है ना, देश के प्रति मर मिटने का क्षमता रखते हैं, सरहद में जाने के लिए क्षमता रखते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो गया, एक तरीके का नेशनलिज्म हो गया, देश के प्रति प्यार हो गया, है ना। और ये क्या देता है, हम लोग को प्राइड देता है ना, लॉयल्टी शो करता है किसके द्वारा, नेशन की तरफ से, है ना, कि हम लोग लॉयल है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये क्या हो गया, नेशनलिज्म। ठीक है, लॉयल्टी का अगर तुमको अच्छे से जानना हो एग्जाम्पल तो RCB बहुत बेस्ट एग्जांपल है, लॉयल्टी से, हारो जीतो लेकिन फ़ैन उसी का रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एग्जांपल समझ गया लॉयल्टी का। चलो अब कोई रोस्ट मत करने लगना, ठीक है, मैं किसी के ऐसा नहीं बता रहा हूँ, बस चीज़ें बता रहा हूँ कि लॉयल्टी है, देखो कुछ भी हो जाए लेकिन अपना देश अपना ही देश रहेगा, तो वो चीज़ें लॉयल्टी शो करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या, ये जो हाईलाइट किया ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अगर आप ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से हाईलाइट करोगे। एग्जामिनेशन में तुम सबसे पहले 5 नंबर को अटैक करना है, 2 नंबर को नहीं, मिस्टेक मत करना मेरे जैसा। सबसे पहले जाकर के 5 नंबर के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, देन फिर किस तरीके से करना है कंप्लीट बताएंगे, बट तुम्हें अभी ओवरऑल चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, नेशनलिज्म, पहला बात तुम्हें याद होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, कॉमन कल्चर होता है, हिस्ट्री लैंग्वेज क्लियर हो गया, माइंड में आया। और ये क्या करता है, यूनाइट करता है एक नेशन बनाने के लिए, साथ में वर्क करने के लिए, प्रमोट करता है क्या, देश के प्रति इंटरेस्ट को, ठीक है। और क्या बनाता है, प्राइड बताता है ना, और लॉयल्टी बताता है किसके तरफ से, नेशन के द्वारा, नेशन के तरफ से, ठीक है। इतनी चीज़ें याद हो गया, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब आता है मैटरनिज एज। अगर तुमसे मैटरनिज एज पूछे, अगर तुमसे मैटरनिज ईरा पूछे तो सेम क्वेश्चन, एज पूछेगा ईरा पूछेगा, सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। तो बताओ क्या होता है। तो सबसे पहले मैटरनिज एज के लिए तुम्हें क्या याद होना चाहिए कि उसका पीरियड कितना, टाइम पीरियड, वो लाइफ टाइम बेसिकली समझ जाओ कि कितना से कितना टाइम रहा। तो 1815 से लेकर के 1848 तक उसका बेसिकली पीरियड रहा। कहाँ पे रहा, यूरोप में रहा। 2 चीज़ याद हो गया, मैटरनिज जिसको बोलेंगे ऐसा पीरियड को 1815 से लेकर के 1848 कहाँ पे था, यूरोप में। उनका नाम क्या था, तो याद था प्रिंस कैल्विन वॉन मैटरनिज, पूरा नाम था इनका, ठीक है। ये क्या था, एक ऑस्ट्रियन डिप्लोमेट स्टेटमेंट, ये क्या था, एक ऑस्ट्रियन डिप्लोमेट था, इस बात को याद रखना। उन्होंने क्या रोल अदा किया था, शेप करने के लिए, मतलब शेपिंग यूरोपियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना हुआ था ना, वियना कांग्रेस या वियना कॉन्फ्रेंस, जिस तरीके से जो भी दे दे, तो इन्होंने एक बहुत ही भूमिका रोल अदा किया किसमें, शेप बनाने, मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर देने में, है ना, किसको, यूरोपियन के पॉलिटिकल को, ड्यूरिंग किसके द्वारा, वियना कांग्रेस कब, 1815। तो ये भी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वियना कांग्रेस कब बना था, 1815, जब इन्होंने क्या किया था, नेपोलियन को हराया था, डिफीट ऑफ नेपोलियन। उन्होंने क्या बताया, इन्होंने बेसिकली नेपोलियन को हराया था, ठीक है। ऑलरेडी कहानी मालूम है ना तुम्हें, तो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दिस एरा मार्क्ड बाय एफर्ट एंड रीस्टोर मोनार्की। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, मोनार्की को रीस्टोर किया था, है ना, सप्रेस किया था, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या किया था इन्होंने सप्रेस किया था, जो भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होते थे देश के प्रति, है ना, आंदोलन करने उठते थे, उनको दबा दिया जाता है, जैसे आज भी, है ना। चलो, एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर थ्रू द अलायंसेस एंड कंजर्वेटिव पॉलिसीज, और मेंटेन करके रखता था क्या, अलायंसेस के साथ पावर और कंजर्वेटिव पॉलिसीज, जो अपना कंजर्वेटिव पॉलिसीज था उसको लगा के रखता था, ताकि ये चीज़ें रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हो ये वापस से ना उठे, है ना। ओके, मैटरनिज का पॉलिसी भी सिंपल से ये था, वो बचाना चाह रहे थे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म से, बेसिकली बचाना चाह रहे थे कि हाँ, इन लोग में देश के जनता के प्रति, देश के प्रति प्यार नहीं उठना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, हमारा ये मोनार्की है, ठीक है, ये चीज़ खत्म हो जाएगा। तो मैटरनिज से तुम्हें क्या क्या चीज़ है याद रखना। मैटरनिज एज क्या होता है, 1815 से लेकर के 1848, साथ साथ बोलो, याद हो जाएगा, कहाँ पे, यूरोप में। वो उनका नाम क्या था, याद रख लेना, ठीक है। वो क्या थे, एक ऑस्ट्रियन डिप्लोमेट थे। हाँ, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शेप क्या देने के लिए, शेप ऑफ यूरोपियन पॉलिटिकल ड्यूरिंग वियना ऑफ कांग्रेस, कब, 1815, याद हो रहा है साथ साथ। हाँ, उन्होंने बेसिकली नेपोलियन को डिफेट किया और ये किया, हराया। तो आफ्टर द डिफेट ऑफ नेपोलियन उन्होंने एक एफर्ट लगाया क्या करने के लिए, रीस्टोर मोनार्की को रीस्टोर करने के लिए, और जितने भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थे उसको दबाने के लिए, और बैलेंस बनाने के लिए थ्रू अलायंसेस बनाया, बैलेंस बनाया, अलग अलग पॉलिसीज़ बनाया, ताकि क्या, नेशनलिज्म ना जाग सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें थे मैटरनिज एरा का खेल। समझ में आ गया इतनी चीज़ें, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अब बढ़ते हैं, है ना। इसी में एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मैटरनिज सिस्टम। तुम अब इससे ही ये वाला आंसर ना इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे करके, देखो तुम बताओ,
आखिर पर्पस क्या था मेटेरियल सिस्टम का? वो एक ऐसा सिस्टम चाह रहा था, अभी छोड़ो आंसर जो भी है रहने दो, हटाओ इसको साइड में रखो। वो ये चाह रहा था, उसका पर्पस ये था कि भाई साहब कुछ ऐसा करो कि जो हम लोग का ये मोनार्की है ये चलता रहे, जो नेशनलिज्म जाग रहा है लोगों में वो चीज़ ना हो, है ना। ये और ये जो तुम्हारा लिबरलिज्म हो गया, नेशनलिज्म हो गया, ये चीज़ नहीं जागना चाहिए, है ना। अपना पावर बरकरार रखना चाहिए। तो उन्होंने बेसिकली उनका पर्पस बेसिकली यही था ना। तो वो सिंपल से लिख देना, द पर्पस ऑफ मेटेरियल सिस्टम क्या था? प्रिजर्व कर सके ट्रेडिशनल मोनार्की, यानी जो अपना हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे, क्या पढ़े बताओ रिस्टोर मोनार्की, यानी जो उसका मोनार्की था, ट्रेडिशनल मोनार्की था, वो उसको बचा के रखना चाह रहा था। अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन यूरोप बचा के रखना चाह रहा था आफ्टर द नेपोलियन वॉर के बाद वो बेसिकली अपना ट्रेडिशनल मोनार्की राजा रजवाड़ा है सिस्टम और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बेसिकली अपना पावर बचा के रखना चाह रहा था। इसीलिए उसका पर्पस क्या था? बेसिकली यही था, है ना। वो क्या कर रहा था, जो भी आइडियाज़ आ रहे थे रेवोल्यूशनरीज उसको दबा दिया जाता था कि नहीं भाई वहाँ से अगर कुछ खलबली दिख रहा है तो बेसिकली जा करके उसको सप्रेस कर दो, किसी को मार दो, बहका दो, धमका दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो उठना नहीं चाहिए, क्योंकि एक आग जल गया, एक चिंगारी लग गया तो पूरा गाँव को जला सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से, है ना, अपने अलग अलग बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। वापस से सेम चीज़ अगर कॉपी पेस्ट कर दो ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर्पस तो सेम ही था ना, है ना। अलाइंसेस के साथ मिलता था, है ना, अलग अलग चीज़ें लगाता था ताकि रोक सके एनी मोमेंट, कोई भी मोमेंट हो वो उसको रोक देता था ताकि क्या हो सके, नेशनलिज्म ना फैल सके। अगर तुम यही क्वेश्चन को अगर तुम पर्पस के इस्तेमाल में कर सकते हो तो वापस से अगर यही आंसर तुम लिख दोगे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर्पस में भी काम कर जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक आंसर से दो आंसर समझ में आ गया तुमको क्या चीज़ें करना है, ठीक है, समझ में आ गया इतनी चीज़ें, ओके। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा इफेक्ट रेवोल्यूशन ऑफ 1830, जुलाई 1830 याद रखना, और उसका क्या इफेक्ट था 1830 का। इस तरीके से तुमसे दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो तुमसे रेवोल्यूशन ऑफ 1830 के बारे में पूछेगा और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में तुमको पूछा जाएगा, ठीक है। कभी ये क्वेश्चन, कभी ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर देखो सेंटअप एग्जाम में आए ना आए कोई बात नहीं, सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन रात को वायरल हो जाता है, उसके लिए टेंशन मत लो, टेंशन लो बोर्ड एग्जाम का, उसको किस तरीके से तुम्हें प्रिपेयर करना है मेरे साथ बैठ करके, ठीक है। तो चलो देखो इस तरीके से लिखना है, रेवोल्यूशन ऑफ 1830, जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830, समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट याद होना चाहिए कि जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 क्या है, एक सेकंड फ्रेंच रेवोल्यूशन है। पहला पॉइंट याद हो गया, क्या है ये, सेकंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, इतना चीज़ याद हो गया। आगे बढ़े, हाँ जी बढ़ जाते हैं। ये कहाँ पे हुआ था, बेसिकली फ्रांस में हुआ था। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था। फटाफट से सोचते एक देखो याद करने के लिए ऐसा नहीं कि तुम पूरा पढ़ लो, छोटे छोटे टुकड़ा में बांट दो, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, फिर सब टुकड़ा को धीरे धीरे जोड़ दोगे तो तुम्हारा सब्जेक्टिव रेडी हो जाएगा। तुम ये मत देखो कि हमको इंग्लिश नहीं आ रहा है, ग्रामेटिकली दिस दैट, कुछ आ रहा है, जो चीज़ आ रहा है उतना लिख दो, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तुम ये मत सोचो कि हिंदी मीडियम में लोग कुछ भी लिख देगा, राजा ये पहनता था वो पहनता था, नहीं, किसी के पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है, किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि तुम्हारा पूरा आंसर पढ़े, तुम टू दी पॉइंट लिखोगे और हाईलाइट कर दोगे, काम खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले थे कि रेवोल्यूशन, जुलाई रेवोल्यूशन 1830 की बात करें, इसको सेकंड फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला जाता था। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, हो जाना चाहिए। कहाँ हुआ था, फ्रांस में, अकर इन फ्रांस। इसमें क्या था, बेसिकली ये एक किंग चार्ल्स 10, ये एक्स बोले तो 10 रोमन नंबर का, इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट था, है ना। वो क्या चाह रहे थे, बेसिकली वो ट्राई करना चाह रहे थे रीस्टोर एब्सोल्यूट मोनार्की। सेम वही चीज़ जो मेटरनिटी चाह रहा था, ये भी यही चाह रहा था कि हम लोग बेसिकली वो क्या चाह रहा था, रीस्टोर एब्सोल्यूट मोनार्की बाय क्या करने के लिए, इशूइंग सप्रेसिव लॉज, डिसॉल्विंग द पार्लियामेंट। ये क्या चाह रहा था, जो चार्ल्स एक्स है यानी चार्ल्स 10 की बात कर रहे हैं, ये चाह रहा था कि रीस्टोर एब्सोल्यूट मोनार्की हो। पहला बात क्लियर हो गया, हाँ। वो क्या चाह रहा था, जितने भी लॉज हो उसको दबा देंगे और डिसॉल्व कर देंगे, पार्लियामेंट जो है उसको डिसॉल्व कर देंगे। सेम इसी तरीके से किंग ज्ञानेंद्र कर रहा था, है ना, याद आ रहा है नेपाल वाला केसेस में, वो भी क्या चाह रहा था, अपना एब्सोल्यूट मोनार्की चाह रहा था। तो यही कहानी है हिस्ट्री में, ठीक है। कोई चीज़, कोई हक जमाएगा तो पूरा जमाएगा, आधा अधूरा नहीं जमाना चाहेगा, हम लेंगे तो पूरे लेंगे, है ना। तो वो वाली चीज़ है। दिस रेवोल्यूशन लीड लिबरल वर्कर्स फोर्स चार्ल्स एक्स एडुकेट लुइस फिलिप्स बिकम अ न्यू किंग एंड फ्रेंच अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या हो रहा है समझा रहे हैं, फटाफट से हो क्या रहा है। तो देखो बात करते हैं तो जुलाई 1830 रेवोल्यूशन का, सेकंड फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं, हाँ जी बोलते हैं। कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हो गया था। किसके अगेंस्ट ये बेसिकली ये रिवोल्ट था, चार्ल्स एक्स। ये क्यों, इनके खिलाफ ही क्यों, क्योंकि ये चाह रहा था कि जो हम लोग का मोनार्की है वो रीस्टोर हो जाए। कौन चाह रहा था, चार्ल्स एक्स, याद रहेगा, ओके। किस तरीके से चाह रहा था, वो लॉज को रिप्रेस कर रहा था, मतलब दबा रहा था, ठीक है।
और पार्लियामेंट को डिसॉल्व करा था, ठीक है। जिसके कारण से लिबरल्स ने, मतलब लिबरल मतलब समझो कि वो दोनों चीज़ आ रहा था, मतलब ऐसा भी ना हो कि राजा वाजा का जो बेसिकली खिलाफ बोल सकते हैं ना। लिबरल मतलब ऐसा समझो ना, जो बेसिकली आपका स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता था, डेमोक्रेटिक को सपोर्ट करता था कि हाँ इंडिपेंडेंस, सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिबरल, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये जो रेवोल्यूशन है ये लीड कौन किया था? जो लिबरल्स हैं, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, वो बेसिकली रिवॉल्ट किए कि नहीं भाई साहब ये नहीं चलेगा, ये राजा हम लोग को नहीं चाहिए। ये राजा को हटा करके लुईस फिलिप्स को क्या बना दिया गया? किंग बना दिया गया। कहाँ का? फ्रांस का, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दें यहाँ से तुम्हें, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुईस फिलिप को किंग बनाया गया था किसके अंदर? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर। मतलब कि ठीक है आप अपना मोनार्की रखिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए बेसिकली, है ना। फॉर एग्जांपल तुम नेपाल के केस में जाओगे तो वहाँ पे देखो पहले क्या हुआ था कि भले राजा था लेकिन चला कौन रहा था? जनता ही था, है ना। तो उसी तरीके का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात किया गया था। किसको बनाया गया था? लुईस फिलिप। नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए काम देगा। तो फटाफट तुम एक बार खुद से ध्यान लगाओ। हम लोग पे क्या पढ़े? जुलाई 1830 की बात करें, साथ साथ इसलिए बोल रहे हैं, बार बार इसलिए बोल रहे हैं, कान में जाएगा, याद हो जाएगा। इसको किस नाम से जानते हैं? सेकंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था, क्लियर हो गया। दूसरा किसके अगेंस्ट हुआ था? चार्ल्स एक्स यानी 10। वो क्या चाह रहा था? बेसिकली वो चाह रहा था क्या? रिस्टोर कर सके एब्सोल्यूट मोनार्की। किस तरीके से? जो लॉज है उसको रिप्रेस करके, उसको दबा करके, डिसॉल्व करके पार्लियामेंट, ठीक है। फिर इसके थ्रू क्या हुआ? लीड हुआ रेवोल्यूशन। कौन लीड कर रहा था? लिबरल्स, यानी जो लोग चाह रहे थे कि स्वतंत्र मिले, सबको अधिकार मिले, और जो वहाँ के वर्कर्स थे वो लोग चाह रहे थे, है ना। तो उसको क्या फोर्स लगाया गया? फिर धीरे धीरे चार्ल्स एक्स को हटा दिया गया। फिर लुईस फिलिप्स को किंग बना दिया गया फ्रेंच में, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये बेसिकली आपका डिटेल था जुलाई 1830 रेवोल्यूशन का। ये तो हुआ, लेकिन कोई चीज़ होगा उसका इफेक्ट तो होगा। इससे क्या क्या चीज़ें हुआ? इसमें ये चीज़ें हुआ, पहला बात देखो, पहला क्या हो गया कि एंड हो गया एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म, यहाँ पे क्या लग गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल वाला मोनार्की आ गया। पहला बात क्लियर हो गया। इफेक्ट में कभी कभी तुमसे डायरेक्ट इफेक्ट पूछ लेगा, लेकिन मैं तुम्हें डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, ताकि देखो मेरा ये है कि देखो जैसे भी क्वेश्चन कराएं आ जाना चाहिए, सीधा सीधी बात है। तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि फ्रांस में बेसिकली एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो गया। क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया। पढ़ते हुए आया अभी, हाँ जी। इससे इफेक्ट में क्या हुआ? लोग क्या हो गए? इंस्पायर्ड हो गए अलग अलग जगह के। फॉर एग्जांपल तुम खुद देखो, जैसे कैसे एग्जांपल दे तुम्हें, बांग्लादेश में फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंट एग्जांपल लेके चल रहा है ना, बांग्लादेश में जो हुआ, ठीक है, तो बेसिकली सरकार उसका बात नहीं मान रहा था, तो लोग जाकर के प्रोटेस्ट किए। उसी तरीके से अभी नेपाल में हुआ, तो वहाँ से लोग इंस्पायर हुए कि नहीं? ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो उसी तरीके से यूरोप के लोग भी इंस्पायर्ड हो गए, ठीक है। जिससे सॉरी यूरोप के लोग से इंस्पायर्ड हुए कौन? बेल्जियम के लोग, पोलैंड के लोग, इटली के लोग, है ना। धीरे धीरे हम लोग भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर हुए हैं ना, कि हम लोग अभी आज़ादी चाहिए। स्टार्टिंग में हम लोग भी तो गुलाम थे, तो ये चीज़ें हैं। तो समझ में आया? तो इंस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना। हर एक छोटी से छोटी चीज़ें से तुम सीख सकते हो। जैसे ये जो चैनल है, तो ये क्या एक फिल्म का देना है। अगर वो फिल्म शायद मैं नहीं देखता तो शायद ये चैनल नहीं होता। तो इसका कंप्लीट स्टोरी कभी बताएंगे, है ना। एक आएगा मस्त सा दिसंबर में, एक बहुत अच्छा सा वीडियोस आएगा कंप्लीट पूरा जर्नी के बारे में, मेरे बारे में क्या है नहीं है सब कुछ बताएंगे। अभी थोड़ा सा ठंड रखो, चिल रखो, है ना। चलो, उसके बाद यहाँ से क्या हो गया? डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है, और सबका अलग अलग अधिकार। यहाँ से क्या डिमांड होने लगा? बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया तो यहाँ डिमांड होने लगा, हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होना चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होना चाहिए, और सबका अपना अपना अधिकार होना चाहिए। जैसे हम लोग का अधिकार है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, है ना। तो ये चीज़ें हो गया। इफेक्ट में देख रहे हो। और पॉलिटिकल चेंजेस भी होने लगा। तब क्या करने लगे? अलग अलग देखो पॉलिटिकल चेंजेस, इसलिए कि जो मोनार्कीज है यूरोप में, वो क्या होने लगे? बेसिकली डरने लगे, ठीक है, क्योंकि लोग जागने लगे, लोग उठने लगे, लोग पहचानने लगे कि हाँ ये मेरा अधिकार है। तो ये सारे इफेक्ट हैं। तो होपफुली तुम्हें ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तुम्हें हो सकता है लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा लेट लग रहा है, ऐसे बता दो वैसे बता दो, नहीं, साथ साथ सुनो यार, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लास में याद हो जाएगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। सुनने में देखो 3 टाइप से तुम याद कर सकते हो, या तो लिख करके, या तो रट करके, या तो सुन करके। तो मेरा मानना था मुझे ज़्यादा सुनने में, एक बार सुन लेता था फिर लिख लेता था, एकदम कन्फर्मेशन हो जाता था, है ना। एग्जाम में अगर नहीं भी याद है तो मेरा बोला हुआ बात ही अक्सर याद हो जाता है ना। जैसे पड़ोसी जब तुमको कुछ बोला होगा तुमको याद है ना अभी बात, तो वही वाली चीज़ है ना। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द काउजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1848। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे काउजेज वगैरह पूछता है, अक्सर पूछता है, तो अक्सर इस दुनिया में अनजाने तो मिल ही जाते हैं, लेकिन मैट्रिक इंग्लिश मीडियम अनजाने से ही मिला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो कर लेते हैं इसको क्वेश्चन को। क्या काउजेज है फ्रेंच रेवोल्यूशन का? देखो कोई भी रेवोल्यूशन हो, तो कोई भी रेवोल्यूशन होगा तो काउजेज तो कुछ ना कुछ कारण तो रहेगा। ऐसे थोड़ा ना मन करेगा यार आज बोर लग रहे हैं, नेट नहीं चल रहा है, चलो आज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल देते हैं, कुछ तो कारण होगा। तो देखो सबसे पहला कोई भी चीज़ का कारण होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है, जॉब नहीं मिल रहा है, गरीबी है, बहुत मतलब खाने की कमी हो रही है, बीमारी फैल रहा है, तो पहला कारण तुम यही लगा दो, ठीक है। और तुम पता है इसको किस तरीके से कर सकते हो, तो पहला काउजेज एम्प्लॉयमेंट लिख दो, है ना, थोड़ा सा लाइन बढ़ा कर रखे रखो, मेन काउजेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर बाई चांस आंसर याद नहीं आ रहा तुम क्या करोगे, इन छोटे छोटे पॉइंट्स भी याद है ना, कम से कम इसको भी लिख दोगे ना, तो तुम्हारा वो जो 2 नंबर मिल जाएगा, फिर भी तुमको नंबर मिल जाएगा। इस बात कर तुम अच्छे से लिख के रख लो, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सिंपल रखना। चलो नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाता है, द वर्किंग क्लास एंड द पीजेंट फेसिंग हार्डशिप। जो भी वर्किंग क्लास लोग थे, पीजेंट थे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है, ओके। फिर डिमांड ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म, क्या कारण था, पॉलिटिकल रिफॉर्म चाह रहे थे, पीपल लोग चाह रहे थे कि चेंजेस हो, है ना, जैसे बिहार में चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, है ना। राइट टू वोट, सबको वोट देने का अधिकार मिले, फ्रीडम हो किसका, प्रेस का जो बेसिकली फ्रीडम हो, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और क्या बन सके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हो सके। तो काउजेज तुम्हें क्लियर हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन का। पहला तुम्हें गरीबी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बैड हार्वेस्टिंग हो गया, सिस्टम हो गया, फूड का शॉर्टेज हो गया, ये सर पहला हो गया। वर्किंग क्लास और पीजेंट क्लास को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था मुश्किलात का, दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण हो गया डिमांड ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म, लोग चाह रहे थे कि चेंज होना चाहिए, है ना, हम लोग को नौकरी मिलना चाहिए, हमें राइट टू वोट मिलना चाहिए, है ना। इतना ज़्यादा राइट टू वोट मिल गया कि बाहर के लोग भी आके वोट कर रहे हैं, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, है ना, इसलिए पहले कुछ भी बोल देता हमारा प्रेस सब भी, है ना, ओके। और क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इतना ज़्यादा फ्री हो गया कि कुछ भी बोलने वाला, जिंदा आदमी को भी ये लोग डेथ घोषित कर देते हैं। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए। तो ये 3 कारण हो गए, है ना। और मोनार्की अंडर द लुइस फिलिप्स वाज सीन करप्ट एंड इग्नोरिंग नीड्स ऑफ द पीपल। कांड यहाँ पे हुआ बेसिकली, देखो तुमने अभी पढ़ा क्या, जुलाई 1830 वाला पढ़ा कि नहीं, यहाँ पे किसको बनाया गया, तो किसको बनाया गया था, देखो देखो देखो, लुइस फिलिप्स को बनाया गया था, लेकिन बंदा ये भी करप्ट निकला, है ना। जो लुइस फिलिप्स था ये भी करप्ट निकला, लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसको इग्नोर करता चला गया, मन किया इधर उधर घूमने चला गया, ठीक है, वो तो इग्नोर कर रहा था बेसिकली लोग को, पीपल को। ये एक तरीके का इंस्पिरेशन हो गया अदर रेवोल्यूशनरीज का। तो ये सब काउजेस हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1848। 1830 में उसको बनाया था, लेकिन क्या कर रहा था, वो इग्नोर कर रहा था पीपल को, कौन, लुइस फिलिप्स, है ना। तो अगर इग्नोर करोगे तो कभी ना कभी तो वो इग्नोर करेगा भी, है ना, वो चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द रेसिस्टेंट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। या तो रेसिस्टेंट पूछेगा या तो ऑब्स्टिकल्स, क्या रुकावट है आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के, क्या क्या रुकावट है। अक्सर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है कि बताइए क्या क्या कारण है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के, रुकावट का, ऑब्स्टिकल्स का या रेसिस्टेंट का। क्लियर है, वर्ड अलग अलग इस्तेमाल कर सकता है, समझे, आ जाओ। पहला बात है कि जर्मनी जो था बेसिकली वो छोटे छोटे हिस्से में डिवाइडेड था, है ना, ओके। अगर देखो कद्दू कटेगा सब में बढ़ जाएगा, ठीक है, तो सब कोई चाहेगा कि ये मेरा है, हम किसी को नहीं देंगे। तो पहला यूनिफाई करने में पहला प्रॉब्लम तो ये रहा कि सब अपना जगह छोड़ना ही नहीं चाह रहा था, है ना, कि हम इतना है तो हम इतने में खुश हैं, हम अपने राज करेंगे, तो वही चाह रहा था। पहला क्या हो गया कि जो जर्मनी है बहुत छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट में डिवाइड था, सब कोई अपना अपना रूल कर रहा था। कोई छोड़ेगा अपना जगह, हम यहाँ पे रूल कर रहे हैं, हम चलो ठीक है मिलके एक हो जाता है, नहीं चाहेगा कोई भी, है ना, ओके। पहला कारण ये हो गया। दूसरा जो हो रहा था कि ऑस्ट्रिया जो है, यानी यूनिफिकेशन में सबसे ज़्यादा रुकावट कौन थी, ऑस्ट्रिया थी। ये बेसिकली कंट्रोल कर रहा था, इनके हाथ में मेन कंट्रोल था किसका, जर्मन कॉन्फेडरेशन का, और अपोज कर रहा था यूनिफिकेशन। नहीं भाई नहीं, यूनिफाई एक होने नहीं देंगे, देश को एक होना नहीं देंगे। कौन ये सब बेसिकली लीड कर रहा था, ऑस्ट्रिया जो है ये रुकावट डाल रहा था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, ओके। और रिलीजियस डिफरेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी भी तुम देखोगे अलग अलग जगह में अगर अलग अलग रिलीजन के लोग रहेंगे, अगर वोट होगा, इलेक्शन होगा, तो सब अपने जो कास्ट के लोग हैं, अपने जो ये रिलीजन के लोग, उसको बोलेंगे ये तो हम लोग का है, भले उसका नेता काम करे ना करे, वो सब
सेकेंडरी चीज़ हो गया, ये देखेगा कि हाँ ये मेरे जात का है, हम इसको वोट देंगे चाहे काम करे या ना करे, तो वो चीज़ें आ जाता है। तो ये भी क्या हो गया, यूनिफाई करने में बेसिकली रुकावट हो गया, और यही चीज़ रोकता है तुम्हारा डेवलपमेंट होने में, ठीक है। यही चीज़ रोकता है तुम्हारे देश को आगे बढ़ने में कि सब बस क्या देखते हैं कि हाँ ये मेरे जात का है, चलो इसको दे देते हैं, ठीक है, कुछ करे ना करे लेकिन हम लोग का तो सुरक्षा करेगा, लेकिन वो किसी का नहीं करेगा, है ना, ये बात याद रखना। चलिए, लैक ऑफ स्ट्रांग लीडरशिप, कोई स्ट्रांग लीडरशिप तभी नहीं था, इसी कारण से बेसिकली क्या था, उसको यूनिफाई कोई नहीं कर पाया, कोई स्ट्रांग अपोजिशन या स्ट्रांग लीडर नहीं था बेसिकली सबको एकजुट कर पाए, है ना। और क्या रीज़न थे कि जो छोटे छोटे जर्मन स्टेट थे वो डरते थे, ठीक है, ताकि पुरसिया उस पर डोमिनेट ना कर सके यूनिफाई के बाद। वो लोग इसलिए डरते थे, ठीक है, आगे इसलिए नहीं आते थे कि भाई साहब अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो पता चला वो लोग भी हम पे क्या करने लगे, बेसिकली डराने लगे, डोमिनेट करने लगे। तो सब नहीं चाह रहा था कि हाँ मेरे, अगर सोचो तुम 10 साल से एक जगह राज कर रहे हो, फिर यूनिफाई करके अब तो तुमको ये डर लगा कि ठीक है भाई साहब यूनिफाई तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हमको लास्ट में भूल जाए, है ना, हमको लास्ट में भगा दे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्या थे, बेसिकली रेसिस्टेंट थे, ऑब्स्टिकल्स थे, रुकावट थे। याद हो गया चीज़ें, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं अब। चलो, बहुत फेमस एग्जांपल है, सॉरी इंसान है मजीनी, बहुत इंपॉर्टेंट है बंदा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी फॉर्म हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी फॉर्म हो जाएगा। तो मजीनी क्या है तुम्हें मालूम होना चाहिए। पहला पॉइंट कि एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। क्या थे, इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, पहला पॉइंट क्लियर है। हाँ जी, वो क्या एक नेशनलिस्ट लीडर थे, है ना, बेसिकली नेशनलिस्ट लीडर, देश के लीडर थे। उन्होंने क्या अदा किया बताओ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली को बहुत मेजर रोल अदा किया, है ना। ओके, उन्होंने बेसिकली क्या आइडिया लगाया कि हम लोग बेसिकली इटली को यूनाइट करेंगे, एक बनाएंगे और इंडिपेंडेंट इटली बनाएंगे। पहला डिसीजन उन्होंने ये लिया। उन्होंने क्या बनाया, यंग इटली बनाया। कब बनाया, 1831 में। उन्होंने बेसिकली यूथ को, ठीक है, कैसा फाउंडेड बनाया कि यूथ को, जो इटली के यूथ है उसको बेसिकली क्या करें, इंस्पायर करने के लिए। तो यंग यूरोप बनाया, है ना, यंग इटली और यंग यूरोप भी बनाया था ना, आई थिंक बनाया तो था, यंग इटली एंड यंग यूरोप ऐसे कुछ बनाया था। तो फिलहाल 1831 याद रखो, इंस्पायर करने के लिए। फाउंडेड ऑफ यंग इटली 1831, किसके लिए, बेसिकली इटली के जो यूथ है उनको इंस्पायर करने के लिए। देन वो बिलीव रखते थे कि डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड वांटेड टू इटली टू बी रिपब्लिक। वो बिलीव करते थे किस पे, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ पे, है ना, लोकतंत्र के बेसिकली फॉलो करने वाले थे, उनको मानते थे, ठीक है। वो क्या चाह रहे थे कि पब्लिक क्या, इटली जो हो वो रिपब्लिक हो, यानी गणतंत्र हो, अपना हक जान सके, पहचान सके, फॉलो कर सके। वो इंस्पायर्ड थे, ठीक है। His idea inspired nationalist movement not only Italy but also across the Europe. उनका जो आइडियाज़ है उससे बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि बस इटली ही इंस्पायर्ड नहीं था बल्कि पूरा यूरोप उनसे इंस्पायर्ड था। यंग यूरोप भी आई थिंक उन्होंने ही बनाया था, बट डेट बता दो कि यंग यूरोप एंड यंग इटली, इतना तो मालूम है मजीनी ने बनाया था, वो भी मेंशन कर देना, तुम्हारा ये 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, अब आते हैं दूसरा हमारा सुपर हीरो, क्या नाम है उसका, बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। डाइनिंग का टाइम हो रहा है, अब काम स्टार्ट हो जाएगा, मुझे भी लग रहा है यहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ओके, फिर भी कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा वॉइस को अप करके, हालांकि खांसी लग रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, बट कोई ना, हो जाएगा। चलो, क्या रोल रहता है बिस्मार्क का। बिस्मार्क इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्या रोल अदा किया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। तो देखो, रोल ऑफ बिस्मार्क अंडर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्या रोल रहता है बिस्मार्क का। तो फटाक से एक सबसे पहले हेडलाइन बना लेना कि रोल ऑफ बिस्मार्क अंडर द यूनिफिकेशन या फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में बेसिकली बिस्मार्क का क्या रोल था। तो बिस्मार्क को सबसे आयरन चांसलर के नाम से जानते हैं, इस बात को पहला बात तुम्हें याद होना चाहिए। उन्होंने बेसिकली क्या किया, हेल्प अदा किया या रोल अदा किया किसके लिए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए। थोड़ा सा साउंड अगर आ रहा है तो थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि क्या ये बताया, थोड़ा सा पॉज ही कर लें तो उससे अच्छा। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं ना। उसको आयरन चांसलर के नाम से जानते हैं, ठीक है, इतना चीज़ याद हो गया। आगे उन्होंने बेसिकली जर्मनी को यूनिफिकेशन में हेल्प अदा किया, ठीक है। ओके, तो वो क्या थे, बेसिकली बिस्मार्क की बात को, वो प्राइम मिनिस्टर थे किसका, प्रूशिया के। पहला पॉइंट याद होना चाहिए, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रूशिया के। वो एक क्या थे, डिप्लोमेट थे, पॉलिटिकल स्किल थे। वो क्या कर रहे थे, जर्मनी को यूनाइट किए थे, एक बेसिकली जर्मनी को यूनाइट किए थे किसके प्रेसिडेंसी में, अंडर द पर्शियन लीडरशिप, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे ना पर्शिया का, इसलिए बेसिकली उन्होंने जर्मनी को क्या किया, यूनाइट किया। वो बेसिकली किस पे बिलीव करते थे, ऐसा नहीं कि हाँ इतना ये कर देंगे उतना वो कर देंगे, मतलब होता है ना कि फेकुचन
फॉर एग्जांपल के लिए, है ना। बस बोलने में लगे वो चीज़ नहीं था, वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे रखते थे मतलब क्या विश्वास, ना कि आइडियाज़ पे। मतलब होता है ना आइडिया कि हाँ इतना कुछ कर लेंगे, ये चीज़ हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। जैसे आप क्या करते हो, एक दिन रात को हाँ आज बहुत ज़्यादा फ़ोन चला लिए, दिस दैट कर लिए, एक काम करेंगे कल से ये इतना पढ़ेंगे, उतना पढ़ लेंगे, ये चैप्टर पढ़ लेंगे, खत्म एकदम सपने में ही 90 पार, मतलब कि 90% लेके आ जाते हैं। बट लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं करते जो आइडियाज़ को। तो वो चीज़ इसके अंदर था कि ये आइडियाज़ पे नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करता था। मतलब ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ज़्यादा करता था, ना कि आइडियाज़ पे। ठीक है, आगे बढ़े। ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल थे, है ना। और इन्होंने आइसोलेट किया ऑस्ट्रिया को, फ्रांस को, फॉर्मिंग द स्ट्रेटेजिक अलायंसेस इंश्योरिंग नो इंटरफेयर इन जर्मनी यूनिफिकेशन प्रोसेस। बेसिकली बात है ये इतने ज़्यादा स्किलफुल थे तो वो आइसोलेट कर दिया किसको, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस, ऑस्ट्रिया को, ताकि फ्रांस फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस, अलग अलग अलायंसेस बनाया ताकि जो ऑस्ट्रिया है बीच में वो रुकावट ना डाले, इंटरफेयर ना करे। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गया। देन नेक्स्ट वॉर ऑफ यूनिफिकेशन, बेसिकली जंग तो लड़ना ही पड़ेगा भाई साहब। तो ऑस्ट्रिया को बेसिकली उन्होंने हरा दिया और उनको सीधे सीधे रिमूव कर दिया गया। इसी तरीके से नदर्न जर्मनी, बेसिकली अभी नदर्न की बात करें, नदर्न जर्मनी क्या हो गया, बेसिकली यूनाइट हो गया, यूनिफिकेशन हो गया, किसके अंडर में, पर्शियन कंट्रोल, यानी आपका बिस्मार्क। तो कितना रोल अदा रहा, बेसिकली ये नदर्न जर्मनी को बेसिकली उन्होंने यूनाइट कर दिया, यूनिफाई कर दिया। आगे बढ़े तो चैप्टर नंबर 1 का जितने भी सब्जेक्टिव थे फटाफट आपको क्लियर करा दिया। और भी है, मैं ये नहीं बोलूँगा बस इतना, और भी है वो कराऊंगा, बट पहले जितना चीज़ें करा रहे उसको करो। आ जाओ, कुछ टॉपिक नेशनलिज्म इन इंडिया को करेंगे, रॉलेट एक्ट क्या होता है, जलियांवाला बाग क्या होता है, इम्पैक्ट क्या पड़ा था, खिलाफत मूवमेंट। बस क्वेश्चन बना दिया ताकि एग्जामिनेशन में कोई भी कंडीशन में लगा के पूछ ले, यही आप कॉपी पेस्ट कर देना, इनफ रहेगा। तो सबसे पहले आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या होता है, तो रॉलेट एक्ट में डेट मालूम होनी चाहिए, कौन पास किया वो मालूम होना चाहिए, इनफ। देखो रॉलेट एक्ट पास किया था कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कब, 1919। किस लिए, ताकि सप्रेस कर सके रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को। ऑलरेडी इंडिया में जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थे इंडिया में, उसको दबाने के लिए बेसिकली ये एक्ट लाया गया था, रॉलेट एक्ट। इसमें क्या था, बेसिकली इट अलाउड द गवर्नमेंट टू अरेस्ट डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल इफ दे वेर सस्पेक्टेड ऑफ एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी। अगर उसको कोई सस्पेक्ट होता था कि हाँ ये मेरे खिलाफ कुछ भड़का रहा है, ये मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, तो फैसला बिना कुछ किए उसको सीधा जेल में डाल दो। तो ये था हमारा रॉलेट एक्ट। क्लियर हो गया है ना। और ऊपर से बात, तुम उस पर अपील भी नहीं कर सकते, तुम क्या क्यों हमको उठाए, वो भी इनका था। इसको खिलाफ स्ट्रांगली अपोज किया, किसके खिलाफ, आपका ये बेसिकली फंडामेंटल राइट के खिलाफ तो है ना। तो बेसिकली स्ट्रांगली इंडिया अपोज किया कि भाई साहब ये फंडामेंटल जो राइट्स है उनके खिलाफ है हमारा, है ना। तो ये बेसिकली था। अब मुझे दूसरी जगह सेटल होना पड़ेगा। तो बेसिकली ये था हमारा रॉलेट एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है, जलियांवाला बाग। इसमें तुम्हें चीज़ें याद रखना क्या होता है। सबसे पहले कब हुआ था, अकर हुआ 13 अप्रैल 1919, पहला पॉइंट। दूसरा कहाँ हुआ था, अमृतसर में, कहाँ पे, पंजाब में। तो जलियांवाला बाग बेसिकली कहाँ हुआ था, 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, पंजाब। इतनी चीज़ें क्लियर हो गया। बेसिकली यहाँ हो क्या रहा था, पीसफुल गैदरिंग हो रहा था, प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट, ये जो रॉलेट एक्ट आया था उसके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट हो रहा था। ठीक है, क्या डिमांड हो रहा था, इंडिपेंडेंट। इतने में क्या है, जनरल डायर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बेसिकली अलाउ किया, बेसिकली गन चलाने का या गोली फायरिंग करने का किसने परमिशन दिया था, जनरल डायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ऑर्डर दिया अपने सोल्जर को कि आप सीधे ओपनली फायर कीजिए, जिसमें अनवांटेड जितने भी आपका जो क्राउड थे, बिना वार्निंग के, होता है ना कि वार्निंग आप लोग कब गोली चला जाएगा, भाग जाओ, इधर हो जाओ, कुछ नहीं, बिना कुछ बताए सीधे गया और अंधाधुन बेसिकली गोली चलाना स्टार्ट कर दिया, जैसे 1000 ऑफ पीपल क्या हो गया, डेथ हो गया, लगभग 1500 प्लस क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। ये बेसिकली इंसिडेंट था जलियांवाला बाग। क्या क्या याद होना चाहिए, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, पंजाब। एक पीसफुल गैदर चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, किसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, और क्या चाह रहा था, डिमांड इंडिपेंडेंट का, है ना। फिर जनरल डायर आए, उन्होंने बेसिकली अपने जो सोल्जर्स हैं उनको बोला कि गोली मार दो बिना किसी बताए हुए, मतलब बिना किसी विदाउट वार्निंग के, जिससे 1000 ऑफ पीपल किल हो गए और मोर देन आपका 1500 बहुत लोग क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। ठीक है, ये हो गया जलियांवाला बाग मासक्ट। फिर क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका, कि पूरा देश तो शॉक्ड में था कि हुआ क्या, है ना। महात्मा गांधी तभी क्या लॉन्च किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि अब इन लोग के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, है ना, अब कॉपरेट नहीं करना, है ना। तो इससे क्या हो गया,
और ये इवेंट के बाद ना पूरा जो ब्रिटिश रूल है इसको ग्लोबली बहुत ज़्यादा इसको मतलब बेसिकली हेट मिला कि ये बहुत घटिया हरकत किया गया। तो ये बेसिकली इसका इम्पैक्ट था। तो जलियांवाला बाग उसका क्या इम्पैक्ट है, तो ये 3 पॉइंट लिख दोगे क्लियर हो जाएगा। साथ साथ पूछेगा कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इम्पैक्ट पूरा देश तो एकदम सिंपल सा शॉक्ड में था कि हुआ क्या है ना। और वो क्या चाह रहा था, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है ना। और महात्मा गांधी क्या लॉन्च किए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, इससे रिलेटेड है। ऐसा पूछ देगा कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऐसा क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ओके चलो अब आते हैं खिलाफत मूवमेंट। आ जाते हैं खिलाफत मूवमेंट क्या था। तो खिलाफत मूवमेंट ऑलरेडी तुम लोगों को ऑलरेडी बता रखा था कि सिंपल सा ये क्या था कि जो कैलिफ थे, ठीक है, उनके पोजीशन को यानी जो जिनका उनका ताज था या गद्दी था, बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। यानी जो इसमें बेसिकली जो कैलिफ थे, जो खलीफा बोल सकते हो है ना, तो वो बेसिकली एक स्पिरिचुअल लीडर थे मुस्लिम के, है ना। तो वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि इसको लीड किया गया था इंडिया में अली ब्रदर्स के द्वारा। कौन सा, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, बहुत इंपॉर्टेंट है। अली ब्रदर कौन है, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो बहुत सारे लोग थे। बेसिकली ये था, ब्रिटिशर्स ये चाह रहे थे, प्लान किए थे कि जो एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर है, उसको ख़त्म कर देंगे, है ना। जो ये ख़त्म कर देंगे, उनका गद्दी छीन लेंगे। तो ये जो हर्ट, जो बेसिकली मुस्लिम जो कम्युनिटी थे उनको हर्ट हुआ, बुरा लगा, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली उनको अपना ये मानते थे, क्या होते, खलीफा मानते थे, इसी कारण से। तो फिर वैसे इंडिया में भी उसको सपोर्ट मिला, किसके द्वारा, अली ब्रदर्स के द्वारा, शौकत अली, मोहम्मद अली, ठीक है। तो ये बेसिकली खिलाफत मूवमेंट हुआ। और खिलाफत मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया था, ताकि क्या हो सके, इससे फ़ायदा ये हो सके जो हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो सके, है ना। और फाइट का अगेंस्ट कर, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट कर सकें, ठीक है। तो ये कहानी था बेसिकली खिलाफत मूवमेंट का, ठीक है। आप पॉइंट बना करके अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। अब बात है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अभी जो हम लोग बात किए थे। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज पब्लिक मूवमेंट हाउ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, पहले ये बता दो। दूसरा है कि ये किस तरीके से पब्लिक मूवमेंट है। फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट की अगर बात करें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। इससे पहले जो होता था वो पब्लिकली उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। रीज़न क्या था, देखो, जलियांवाला बाग में उतने लोगों को बेसिकली बिना बताए, ठीक, बिना वार्न के अंधाधुंध गोली चलाई गया, तो इसीलिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा, पब्लिक लोग ज़्यादा इस पर आए। तो देखते क्या हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डेट याद रखना, 1920 से लेकर के 1922। लीड कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी, इतना याद हो गया। हाँ, स्टार्ट कब हुआ था, 1920 से पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था गांधी जी ने, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, याद हो गया। महात्मा गांधी का बेसिकली क्या मेन गोल था कि हम लोग सेल्फ रूल, मतलब स्वराज, अपना अचीव स्वराज, और अपोज किसके, ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसीज़ हैं उसको अपोज करेंगे। उनके पॉलिसीज़ को नहीं मानना है, उनके सामान को, गुड्स को बॉयकॉट करना है, उनके स्कूल को, कॉलेजेस को, कोर्ट्स को, मतलब जहाँ भी जिस लेवल तक हो सके सब कुछ बॉयकॉट करना है ना। जो लोग उन गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनके गवर्नमेंट के अंदर, तो सबको बेसिकली रिज़ाइन दे दो, मत करो लोगों के साथ, है ना। प्रमोट खादी, यानी बेसिकली जो इंडियन प्रोडक्ट थे, है ना, खादी या जो इंडिया में जो चीज़ प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो उसको बेसिकली प्रमोशन मिला कि हम लोग अपना देश का ये बेसिकली सामान इस्तेमाल करेंगे। बॉयकॉट, सिंपल सा, तुम लोग का सामान बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना पॉलिसीज़ मानेंगे, ना तुम्हारे स्कूल जाएंगे, ना तुम्हारा कॉलेजेस जाएंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे मास पार्टिसिपेशन, मतलब मिलियन ऑफ इंडियंस बेसिकली सपोर्ट में आए। फार्मर्स हो, स्टूडेंट हो, वुमेन हो, बहुत सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किए ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। अच्छा, ये किस तरीके से पब्लिक मूवमेंट हुआ, इसका आंसर बताते हैं। देखो, फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मास पार्टिसिपेशन हुआ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, है ना, हर सेक्टर से आए, चाहे वो फार्मर हो, वर्कर हो, स्टूडेंट हो, वुमेन हो, प्रोफेशनल्स हो, सब कोई लाए हैं, ठीक है, और एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, ज्वाइन किए इस मूवमेंट को। तो इस तरीके का ये पब्लिक मूवमेंट हुआ, फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट। ब्रिटिशर्स के जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया। स्वदेशी गुण, मतलब अपना जो भी सामान है, देश का सामान है, वही हम लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना, मेड इन इंडिया, वही वाली चीज़ जो अभी फॉलो किया जाता है ना, मेड इन इंडिया, वही वाली चीज़ है। ओके, पब्लिक क्या स्टार्ट करने लगे, इंडिया के जो भी सामान है उसको बेसिकली परचेज़ करने लगे, और जो बाहर के जो फॉरेन के जो प्रोडक्ट थे, क्लॉथ वगैरह जो भी आते थे, उनको बॉयकॉट किए कि नहीं, तुम्हारा सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं चाहिए, है ना। और पीसफुल बेसिकली प्रोटेस्ट करने लगे, लार्ज स्केल में स्ट्राइक्स वगैरह, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने
लगे। ठीक है, ओके। इससे क्या हो गया, बहुत सारे रिलीजन या अलग अलग रीजन, अलग अलग क्लासेस के लोग एक साथ मिल के आए और किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, ताकि क्या मिल सके, नेशनल यूनिटी, देश को एकता मिल सके। तो तुम्हें समझ में आ गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज अ पब्लिक मूवमेंट क्यों था, मास पार्टिसिपेशन हुआ, बॉयकॉट हुआ, स्वदेशी गुड्स आया, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ और देश को यूनाइट करने के लिए। ये छोटे छोटे पॉइंट को याद रखो ना, छोटे छोटे पॉइंट को याद रखो और इसको बस लिख देना। क्लियर हो गया। अगर ये वाला भी चिपका दो इधर तो भी काम तुम्हारा हो जाएगा, क्या आखिर क्या पर्पस था, ऐसा पब्लिक मूवमेंट क्यों हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट और क्या रिजल्ट रहा सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट का। तो सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट की बात करते हैं, कहाँ पे आते हैं, इधर आ गया ना, चलो आ जाओ। ये दो क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि क्या समझते सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट से और क्या डिस्कस कीजिए उसका रिजल्ट क्या रहा सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट का। आ जाओ। पहला बात क्या है कि सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में क्या डिमांड था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंट मिले, यानी पूर्ण स्वराज मिले ब्रिटिशर्स के रूल से, पहला बात। और गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, साल्ट का डांडी मार्च, कब, मार्च में 1930। और उन्होंने बेसिकली साल्ट लॉ से ब्रिटिश के जो लॉ थे उनको तोड़ा। ठीक, मेन फीचर्स इनके क्या थे सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट के, कि हम लोग कोई टैक्सेस नहीं देंगे, नो पेमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं देंगे, बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश के जो सामान है इंस्टीट्यूशन को, उसको बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, हम लोग देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट बाय कॉमन पीपल, ठीक है, जो साल्ट का मैन्युफैक्चरिंग है बेसिकली, देखो नमक सब कोई खाता है, इसलिए साल्ट को ही गांधी जी ने चूज़ किया है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे साल्ट बाय कॉमन पीपल और मास पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया, वुमन हो गया, फार्मर हो गया, स्टूडेंट हो गया, एक्टिवली पार्टिसिपेट हो गया। तो ये बेसिकली मेन फीचर था आपका सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट का। इससे रिजल्ट में क्या आया, सेम चीज़ जो अब यहाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लिखे ना, तो अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्या रिजल्ट हुआ सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट का। सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट की बात करें, लोग अलग अलग लोग पार्टिसिपेट किए। ठीक है, इससे क्या हो गया, यूनिटी बढ़ गया देश का, है ना। तो वापस से वही लाइन लिख सकते हैं। और इसमें क्या पड़ा, ब्रिटिश का इम्पैक्ट पड़ा किसमें, इकोनॉमी में। लोग बेसिकली क्या मना करने लगे लेने के लिए, तो ब्रिटिशर्स इकोनॉमी को क्या हुआ, बेसिकली घाटा हुआ, है ना। ओके, देन फिर ब्रिटिशर्स को लगा अब तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उन लोग को फोर्स किया गया ताकि बात कर सके किसी इंडियन लीडर्स। तब बेसिकली महात्मा गांधी जी से क्या हुआ, एक पैक्ट हुआ, एक साइन हुआ, जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कब, 5 मार्च 1951, इसको याद रख लो। तो गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, कब हुआ था, बेसिकली 5 मार्च 1951। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पार्टिसिपेशन फर्दर मूवमेंट स्टार्ट होते गया। ठीक है, और जो भी इंडियन के प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको बेसिकली एड्रेस किया गया, रीसॉल्व किया गया। ठीक है, और फाउंडेशन बनाया फ्यूचर मूवमेंट का, जैसे क्वाइट इंडिया। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली इसका रिजल्ट निकला। ठीक है, जैसे आप भी कोई चीज़ करते हो, जैसे घर पे खाना नहीं खाओगे, कोई चीज़ चाहिए होगा तो खाना नहीं खाते हो, है ना, तब तक नहीं खाते तब तक कोई रिजल्ट ना निकले, है ना। तो वो चीज़ें हुआ बेसिकली। तो ये चीज़ें सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में क्या किए, बॉयकॉट वगैरह किए, सेम चीज़ें, है ना। ये वाला जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला ही चीज़ें आगे उसको फर्दर ऐसे समझिए कंटिन्यू किया, है ना। ओके, बट यहाँ पे डिमांड क्या था, बेसिकली पूर्ण स्वराज का, है ना, वहाँ पे भी वही था। अब आते हैं डांडी मार्च में। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डांडी मार्च क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है डांडी मार्च का। तो देखो डांडी मार्च तुम्हें मालूम होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, कि ये स्टार्टेड सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट के साथ साथ स्टार्ट हुआ डांडी मार्च। ऑलरेडी ये बताया ना, ये ऊपर वाला लाइन पे देखो, है ना, स्टार्ट हुआ डांडी मार्च का। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चला, 24 दिन का पीसफुल प्रोटेस्ट लीड किया गया गांधी जी द्वारा। कितना दिन, 24 दिन का। दूसरा पॉइंट याद रख लो, कब से कब तक, 12 मार्च यानी 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक हुआ 1930। ठीक है, कितने किलोमीटर चले गांधी जी, 250 किलोमीटर चले, साबरमती से लेकर के दांडी तक, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ओके। फिर वो बेसिकली एक मार्च बना के रखे। ठीक है, अपने फॉलोअर्स के साथ, कितने फॉलोअर्स थे, आई थिंक 78 फॉलोअर्स थे, है ना, उसको भी तुम ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है, फिर बेसिकली नदी किनारे यानी कोस्टल एरिया में जा करके और साल्ट को ब्लॉक किया। ठीक है, और इंस्पायर किए। ठीक है, इंस्पायरिंग इंडियन ब्रिटिशर्स लॉज, जो ब्रिटिशर्स लॉ लगाए थे उनके अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मार्क किया कि ये बिगनिंग है, यानी शुरुआत है सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट का। ऑब्जेक्टिव क्या था, बेसिकली जो अनजस्टिस सॉल्ट में टैक्सेस लगाया गया था उसको तोड़ने के अगेंस्ट। ठीक है, ओके। दूसरा बात कि जो पीसफुल
और उनका चैलेंज ये था टू चैलेंज ब्रिटिश अथॉरिटी पीसफुल थ्रू नॉन वायलेंस मीन, ठीक है, और इंस्पायर करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए इंडिपेंडेंट के जंग में, है ना, और सिंबलाइज किए, ठीक है, सेल्फ रिलायंस एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव थे बेसिकली। सही बता रहे, बोलते बोलते थक गए, लगातार बोलना 48 मिनट से बोल रहे हैं, लगभग 44 मिनट से। तो हम लोग आगे 2 क्वेश्चन करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से, ठीक है, वापस के जो चैप्टर्स है उसको कंप्लीट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो देखो ये तो हिस्ट्री, यहाँ से पॉलिटिकल में इतना करा देंगे कि तुम बस इतना एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी रहेगा। थोड़ा बहुत कुछ ऐड करना तो कर देंगे, अदरवाइज़ देखो पॉलिटिकल के लिए भी तो बहुत इजी लैंग्वेज में रखे ताकि याद करने में भी ईजी हो। चलो 2 क्वेश्चन थे उसको करा लेते हैं, वरना गला में दर्द हो रहा है यार सच में बहुत ज़्यादा। ओके कोई बात नहीं, आते हैं फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। स्वराज पार्टी का फाउंडेशन के बारे में बताना है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव था। तो मैं जो चीज़ें करा रहा हूँ ये डायरेक्ट PYQ नहीं है, ये बुक बेस्ड है, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में PYQ रिपीट होंगे ना होंगे वो अलग बात है, ठीक है, नो डाउट होंगे, लेकिन अगर कुछ न्यू तगड़म वाला क्वेश्चन बनाना चाहे तो बुक से ही बना सकता है, अदरवाइज़ नहीं बनाएगा, ठीक है। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी PYQ में अभी आ चुके हैं, बुक में भी है, बुक की मतलब इंटेक्स क्वेश्चन भी है, तो सारी चीज़ें कवर करके ये चीज़ें बनाए हैं, ठीक है। आ जाते हैं पूर्ण स्वराज व्हेन एंड वाई, समझ जाओ तो काम हो जाएगा। ये फाउंड हुआ था लगभग आपका 1923 में, चित्तरंजन दास, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऑफ कर दिया गया था तभी ये पूर्ण स्वराज बेसिकली फाउंड हुआ था, किसके द्वारा, CR दास, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है, याद रखेगा। ओके, वो लोग क्या बिलीव करते थे कि हम लोग बेसिकली, वो लोग ये बिलीव रखते थे कि अगर ब्रिटिशर्स से लड़ना है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहना ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा, कांग्रेस का बंटवारा हो गया, कुछ जो बेसिकली सम कांग्रेस लीडर वांटेड टू कंटिन्यू बॉयकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वेल अदर हैंड वो काउंसिल ऑफ वॉइस देयर डिमांड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी। और देखो बेसिकली डिवीजन हो गया कि बहुत लोग चाह रहे थे कि नहीं वो लोग इसमें नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करो, ठीक है, उस इंस्टीट्यूशन को, बट कुछ लोग ये चाह रहे थे कि नहीं, अगर तुमको अपना वॉइस पहुंचाना है तो वहाँ पे जाना होगा, और फॉर्मेशन हुआ इसी तरीके से किसका, वो आपका स्वराज पार्टी का, ठीक है। क्या अचीवमेंट हुआ स्वराज पार्टी का, स्वराज दल बोलो स्वराज पार्टी का, तो देखो सबसे पहले कि वो बेसिकली अपोजिशन में आए, सक्सेसफुली अपोजिट पार्टी बन गए, ठीक है, किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जो इनके पॉलिसीज़, जो ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज़ थे उनको अपोज करे कि नहीं ये सही नहीं है ना, ओके। और दे ब्लॉक एंड डिलेड लॉ वेयर हार्म टू इंडियन इंटरेस्ट, और वो ऐसे ऐसे लॉज जो बेसिकली ब्रिटिशर्स पास करना चाह रहे थे उनको ब्लॉक कर दिया, किसके द्वारा, स्वराज दल के द्वारा, ताकि वो इंडियन को हार्म नहीं कर पहुंचा पाए, ठीक है, ओके। और उन्होंने आवाज़ उठाया जिसके कारण से क्या, टैक्सेस जो है वो कम हो गया, लैंड रिफॉर्म जो है वो कम हो गया, इम्प्रूविंग फार्मर कंडीशन, जो फार्मर के कंडीशन थे वो बेसिकली इम्प्रूव हो गया। ऐसे समझ जाओ, अभी कोई भी लीडिंग पार्टी हो, अगर वो एक ही पार्टी रहेगा तो वो अपना मन मर्जी चलाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास अपोजिशन पार्टी है तो वो तुम्हारे बदले जाके बोलेगा कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, तो वो चीज़ें था यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। और वो लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडियन, जो वर्क कर रहे थे किसके अंदर, इंडियन के जो राइट्स है, इंडियाज़ के जो राइट्स है उसको बचाने के लिए, और जितने भी बेसिकली डिमांड कर रहे थे कि गैदर पार्टिसिपेशन करो गवर्नमेंट्स में, ताकि तुम्हारा देखो जितना मेजोरिटी का बात उतना तुम्हारा माना जाएगा। तो ये बेसिकली अचीवमेंट थे स्वराज दल का, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि AITUC बोले कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब फॉर्म किया गया था, किस लिए फॉर्म किया गया था, इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो AITUC फाउंडेड किया गया था 1920 को, किसके अगेंस्ट, जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा किसको, वर्कर पे, उसको इम्प्रूव करने के लिए, चाहे इंडस्ट्रीज हो या कोई भी वर्क में, तो उनके साथ शोषण किया जा रहा था, इससे लड़ने के लिए, ठीक है, उसका अगेंस्ट लड़ने के लिए AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बेसिकली बना था। इसमें क्या कि इसका एम ये था कि जितने भी वर्कर्स थे अलग अलग इंडस्ट्रीज सेक्टर जो भी है, उनका सिंपल सा ये था कि बेटर वेजेस मिले, मतलब कि जितना तनख्वाह मिलना चाहिए उतना मिले, है ना, वर्किंग आवर फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुमको 24 घंटे से खटा रहा तुमको 100 रुपये दे के भेज दिया, ठीक है। तो इसीलिए इनका बेसिकली डिमांड ये था, ठीक है। वर्कर्स यहाँ पे यूनाइट होकर आए अलग अलग सेक्टर्स से, ठीक है, और उन्होंने क्या डिमांड किया,
हमको बेटर वेजेस मिलना चाहिए, है ना, यानी जो तनख्वाह होना चाहिए वो बेटर होना चाहिए इतना में कि जीवन अच्छे से जी सके, और वर्किंग आवर फिक्स होना चाहिए, है ना। ओके, और जो भी उनके पॉलिसीज़ थे उनके अगेंस्ट वॉइस, हाँ कि ये आप गलत कर रहे हो, है ना, जो भी पॉलिसीज़ वगैरह आता था और जो इंडस्ट्रीज़ के वर्कर के लिए जहाँ काफ़ी नुकसान होता था उसको बेसिकली अपोज किया, है ना। ओके, जिससे ये बेसिकली क्या, ये लिंक लेबर राइट हुआ इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट के साथ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया आगे जा कर के किसके लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑल इंडिया TUC का मामला था। तो बस इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 एंड 2, सॉरी 1 एंड नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो पहले दोनों चैप्टर करा दिए, फिर बाद बाकी आगे जो भी है उसको कंटिन्यू कर देंगे फर्दर। एक तरीके ये चैप्टर वाइज ही समझ लो, बट इसमें और भी क्वेश्चन ऐड करेंगे सेंटअप एग्जाम हो जाने के बाद, ठीक है। अभी जितना चीज़ें करा रहे हैं ये फाइनल तक के लिए रेडी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटअप में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आएंगे ही आएंगे, लेकिन फिर भी फाइनल एग्जाम के लिए हम लोग सारी चीज़ें रेडी कर रहे हैं उसी को देखते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो बता देना, है ना, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिख देना। और PDF के लिए देखो अभी बस इसको लिखते चलो, मतलब कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको अपने रफ पेपर में लिखते चलो। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बोर्ड बूस्टर में है, ठीक है। कहीं ना कहीं PYQ में सैम्पल पेपर सेटअप इतने सारे सब्जेक्टिव है वहाँ तो है ही, लेकिन ये एक तरीके का से आपको चैप्टर वाइज चीज़ें मिल जाएगा। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको पॉकेट बैच में जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस पर अपलोड कर दूँगा, अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।